हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। चलो, तो हमने पहले मूल अधिकारों के बारे में अध्ययन किया था। मूल अधिकार क्या हैं? मूल अधिकारों के बारे में हमने ये जाना है कि ये अलग अलग भागों में इनका कैसे क्या विकास है या फिर ये कैसे संविधान की रक्षा कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि मूल अधिकारों का महत्व। मूल अधिकारों का महत्व क्या है? मूल अधिकारों का महत्व मतलब आज जो मूल अधिकार हैं उनका कितना महत्व है, ये हमें देखना है। ये हम आज की क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख रहे हैं कि मूल अधिकार एक हाथ से दिए गए हैं, दूसरे हाथ से वापस ले लिए। कहने का मतलब क्या है, समझो इसको। मूल अधिकार एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से वापस ले लिए गए। मतलब मूल अधिकार आपने पढ़ा होगा, में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, लेकिन मैंने आपको कई बार बताया भी था, समझाया भी था कि मूल अधिकारों पर क्या लगे हुए हैं, प्रतिबंध। मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्रता का अधिकार है, आप स्वतंत्र हैं घूमने फिरने के लिए, लेकिन आप ऐसी जगहों पर स्वतंत्र नहीं हैं जिन पे प्रतिबंध लगा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि मूल अधिकारों पर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि प्रतिबंध बड़े स्तर पर लगे हुए हैं। एक हाथ से दिए गए हैं, तो प्रतिबंधों के माध्यम से दूसरे हाथ से आपको बांध लिया गया कि आप कोई भी मनमर्जी ना कर सके। मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित हो जाते हैं। मूल अधिकार आपातकाल में क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं। लेकिन एक चीज देखी गई है, चलो जैसे भी ये बताया गया है कि मूल अधिकार जैसे ही आपातकाल लागू होता है, इमरजेंसी, चाहे वो अनुच्छेद 352 की हो, अनुच्छेद 356 की हो और चाहे अनुच्छेद 360 की हो, मतलब इन तीनों ही स्थितियों में जब आपातकाल लगाया जाता है। ये तो आज तक लगी नहीं है, ये दो लगे हैं, ये राष्ट्रीय आपातकाल है और ये राज्य आपातकाल है। कहने का मतलब इन दोनों ही स्थितियों में अगर आपातकाल लगता है तो मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है। मतलब आपके पास मूल अधिकार नहीं रहते, आप संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत किसी प्रकार की याचिका नहीं लगा सकते, ऐसा बताया गया है, ऐसी व्यवस्था की गई है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, मूल अधिकारों में चलो मान लेते हैं आपातकाल के दौरान दो निलंबित हो गए, मानते हैं भाई देश पर आपदा या कोई युद्ध या वैसा कोई संकट आ गया, चलो मान लिया। लेकिन शांति काल में भी मूल अधिकारों को निलंबित किया जाता है। मूल अधिकारों को निलंबित किया जाता है। आप कहेंगे सारे कब, कैसे? मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया होगा, एक निवारक नजरबंदी आपने पढ़ा भी होगा। निवारक नजरबंदी, सर ये क्या है? मैंने आपको बताया था कि निवारक नजरबंदी के तहत किसी भी व्यक्ति को, निवारक नजरबंदी के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण, बिना मुकदमा चलाए, बिना अपराध किए, मतलब निवारक नजरबंदी में किसी व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार किया जाता है कि वो अपराध करने वाला है
और उसको बिना किसी कारण, बिना किसी वजह के 3 माह तक गिरफ्तार किया जा सकता है, गिरफ्तार रखा जा सकता है। सर ये व्यवस्था, अब आप कहेंगे सर ये सब कैसे हुआ? तो ये शांतिकाल में निवारक नजरबंदी के तहत तो मौलिक अधिकार का निलंबन हुआ कि नहीं हुआ? आपातकाल में तो हो ही रहा है, चलो मान लेते हैं आपातकाल में हो रहा है, लेकिन शांतिकाल में भी निवारक नजरबंदी जैसे प्रयोगों के द्वारा किसका निलंबन किया जा रहा है? मूल अधिकारों का निलंबन किया जा रहा है, जो संविधान के लिए सही नहीं है अपने आप में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों का हनन है अपने आप में वो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला बिंदु है आपका, देख लो। व्यवस्थापिका की निरंकुशता। एक चीज बताऊंगा आपको विद्यार्थियों कि मूल अधिकारों का हनन व्यवस्थापिका की निरंकुशता से भी होता है। व्यवस्थापिका की निरंकुशता का मतलब उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है। अब आप देखते होंगे कि कई बार हमारी जो व्यवस्थापिका का काम क्या है? कानूनों का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना। कई बार क्या होता है कि व्यवस्थापिका द्वारा ऐसे कानूनों का निर्माण किया जाता है जो जनहित के नहीं है, जो जनहित के नहीं है। मतलब व्यवस्थापिका पर किसी का अंकुश नहीं होता, व्यवस्थापिका अपने आप में निरंकुश होती है। व्यवस्थापिका का काम है कानूनों का निर्माण करना, लेकिन कई बार ऐसे कानूनों का निर्माण किया जाता है जो जनहित के नहीं है, जो जनहित के नहीं है। कई बार अक्सर हम पढ़ते भी हैं कि ऐसे कानून जिनका जनहित से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार द्वारा ऐसे कानूनों का निर्माण कर दिया जाता है और वो लागू भी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब व्यवस्थापिका की निरंकुशता से भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है। व्यवस्थापिका जिसके द्वारा मूल अधिकारों का महत्व कम होता है। चौथा है मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध। मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है राष्ट्र या समाज पर संकट की स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये संविधान के अनुरूप है। मतलब मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध राष्ट्र या समाज पर संकट की स्थिति में लगा सकते हैं। परंतु अक्सर हम ये देखते हैं कि राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए भी इन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। जो अपने आप में गलत है। कहने का मतलब मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध राष्ट्र या समाज पर संकट की स्थिति में लगा सकते हैं। राष्ट्र पर या समाज पर किसी प्रकार का संकट तो लगा सकते हैं, लेकिन राजनीतिक विरोधियों को अक्सर हम देखते हैं कि इन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ऐसी स्थिति में तो लगाते हैं,
इसके अलावा राजनीतिक जो विरोधी हैं, जैसे मान लो एक पार्टी है, दूसरी पार्टी के विरोधी एक्शन में आ रहे हैं, उसे दबाने के लिए भी इन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। मूल अधिकारों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों व अनुसूचित जाति व जनजाति के हितों की बात कही गई है। मतलब मूल अधिकारों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों व अनुसूचित जाति व जनजाति के हितों की बात कही गई है। लेकिन अक्सर अल्पसंख्यक या फिर SC/ST इनके इस आरक्षण का फायदा ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों द्वारा, जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दलों द्वारा वोटों के लिए किया जाता है। वोटों के लिए किया जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि चुनाव के समय जातिवाद के लिए या जातिवाद के प्रचार प्रसार के लिए खूब जोर शोर लगाया जाता है, या कोई भी नेता अक्सर अपनी जाति और समाज को अक्सर ये आकर कहता है कि मैं आप ही के समाज का हूँ, इसलिए आप मेरे को वोट दें। या फिर इस आरक्षण का या जो SC/ST अल्पसंख्यक हैं इनके हितों की बात कहेंगे, लेकिन इनके हितों के बजाय राजनीतिक दलों द्वारा वोटों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत, शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत स्त्रियों, बच्चों व कामगारों, कामगार मजदूरों के हितों की रक्षा की बात कही गई है। समझो क्या कर रही, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत स्त्रियों, बच्चों व कामगार मजदूरों के हितों की रक्षा की बात कही गई है। परंतु अशिक्षा, गरीबी व बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी व बेरोजगारी के कारण स्त्रियों, बच्चों व कामगारों के हितों की रक्षा अब तक नहीं हो पाई है। मतलब क्या कह रहा है ये, शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत, जो शोषण के विरुद्ध के अंतर्गत स्त्रियों, बच्चों व कामगार मजदूरों के हितों की रक्षा की बात कही गई है, परंतु किन की वजह से, अशिक्षा, गरीबी व बेरोजगारी, इनकी वजह से आज तक स्त्रियों, बच्चों व कामगार मजदूरों के हितों की रक्षा नहीं हो पाई है।
मौलिक अधिकारों को न्यायिक सुरक्षा प्रदान की गई है। मौलिक अधिकारों को न्यायिक सुरक्षा प्रदान की गई है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके मौलिक अधिकार हैं, अगर उनका हनन हो रहा है, आपके जो मौलिक अधिकार हैं अगर उनका हनन हो रहा है, तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। न्यायालय आपके मौलिक अधिकारों को, मैंने आपको बताया ही होगा कि अनुच्छेद 32 के तहत एक अधिकार दिया गया है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके तहत मैंने आपको बताया भी था कि 5 याचिकाएं हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण लेख और प्रतिषेध, ये 5 है। इनके द्वारा आप अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, मतलब न्यायालय की शरण ले सकते हैं। मौलिक अधिकारों को न्यायिक सुरक्षा प्रदान की गई है और आप इस अधिकार के तहत या इन याचिकाओं के द्वारा अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन जो न्यायिक प्रणाली है, जो न्यायिक प्रणाली है वो इतनी खर्चीली वह धीमी है, मतलब ऐसा सुना भी है कि न्यायालय में वो जाए जिसके पास बहुत सारे पैसे हों, या फिर ये भी सुना है कि भाई धीमी मतलब इस पीढ़ी के फैसले अगली पीढ़ी सुनती है, इस पीढ़ी के फैसले अगली पीढ़ी सुनती है। कहने का मतलब यह है कि न्यायिक प्रणाली इतनी खर्चीली और इतनी धीमी है कि व्यक्ति उसमें न्याय की उम्मीद बहुत कम कर पाता है या न्याय प्राप्त नहीं कर पाता है। तो विद्यार्थियों, एक बार फिर से मौलिक अधिकारों को न्यायिक सुरक्षा प्रदान की गई है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत ये याचिकाएं हैं, लेकिन ये प्रणाली इतनी खर्चीली धीमी है कि न्याय प्राप्त करते करते व्यक्ति इस दुनिया से अलविदा हो जाता है। कहने का मतलब विद्यार्थियों, अभी मैं आपको बता रहा था कि मूल अधिकार 7 हैं, उनमें से एक हटा दिया गया 6। इन 6 मौलिक अधिकारों का महत्व हमने अध्ययन किया है कि मौलिक अधिकार क्या हैं, कैसे हैं और किस प्रकार इनकी रक्षा की गई है और कैसे ये हमसे प्रतिबंधों के द्वारा एक हाथ से देकर वापस ले लिए गए। तो विद्यार्थियों, नेक्स्ट अब हम देखते हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। सबसे पहले तो यह है कि संविधान में किनका उल्लेख, किनका? नीति निर्देशक तत्वों का। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है भाग 4 में किया गया है। इसका नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक ये वर्णित हैं। कहाँ उल्लेख किया गया इनका? मतलब संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक ये वर्णित हैं। किनका? नीति निर्देशक तत्वों का। अक्सर हम ये पढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब हम इनका अलग अलग पॉइंटों से अलग अलग वाइज
और अध्ययन करेंगे, ये जानेंगे कि भाई अलग अलग पॉइंटों में किस प्रकार राज्य के जो निरुद्देश्य तत्व हैं उनके बारे में क्या क्या बताया गया है। हालांकि विद्यार्थी एक चीज़ बता दूं आपको, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम कंपैरिजन करेंगे। हाँ विद्यार्थियों, नीति निर्देशक तत्व, इसमें पहला है आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। आर्थिक सुरक्षा, सुनो समझो इसको क्या कह रहा है। आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में, इसको ज्यादा बड़े लेवल पे न समझा करके मैं आपको शॉर्ट लेवल में समझाता हूं। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक स्त्री पुरुष कह लो आप इसको, स्त्री पुरुष को जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन के लिए प्रत्येक स्त्री पुरुष को जीविकोपार्जन के लिए रोजगार प्राप्त करने का हक हो। कहने का मतलब यह है, नीति निर्देशक तत्व क्या कह रहे हैं कि आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक स्त्री पुरुष को जीविकोपार्जन मतलब जीवन जीने के लिए रोजगार प्राप्त करने का हक हो, मतलब वो रोजगार प्राप्त कर सके। इसके अलावा इसी में देख लो, प्रत्येक स्त्री पुरुष को, मतलब प्रत्येक स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। मतलब अगर काम समान है तो वेतन भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। कौन कह रही है? आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व कह रहा है कि प्रत्येक स्त्री पुरुष को जीविकोपार्जन के लिए रोजगार प्राप्त करने का हक हो, वो रोजगार प्राप्त कर सके। ऐसी व्यवस्था की जाए किसके द्वारा? राज्य द्वारा। मतलब राज्य एक आर्थिक सुरक्षा संबंधी ऐसी व्यवस्था करे कि प्रत्येक स्त्री पुरुष को रोजगार मिल सके आसानी से, और अगर वो समान काम कर रहे हैं तो वेतन भी क्या मिलना चाहिए, समान मिलना चाहिए। ये कौन सा है? आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व है। सामाजिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व मतलब राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि प्रत्येक व्यक्ति की, राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा हो। मतलब प्रत्येक व्यक्ति समाज में सुरक्षित हो। जैसे या तो ऊंच नीच के आधार पर उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, कि भाई किसी प्रकार का ऊंच नीच का व्यवहार उसके साथ किया जाए। समाज में जाति धर्म लिंग आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब मनुष्य सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने कहा भी था कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज में पढ़ता है, समाज में बढ़ता है। इसलिए व्यक्ति को अगर समाज में सुरक्षा मिलेगी तो व्यक्ति ज़्यादा विकास करेगा। व्यक्ति का विकास देश का विकास है। इसलिए राज्य का नीति तत्व है एक सामाजिक सुरक्षा, मतलब समाज में व्यक्ति को सुरक्षा मिलनी चाहिए।
पंचायती राज, एक तो ये बताया गया कि राज्य को पंचायती राज का गठन करना चाहिए। मतलब राज्य का नीति निर्देशक तत्व ये बताता है कि राज्य को किसका गठन करना चाहिए, पंचायती राज का गठन करना चाहिए। और ये चीज बताई गई है अनुच्छेद 40 के तहत कि प्रत्येक राज्य को पंचायती राज का गठन करना चाहिए। आपको मालूम हो राजस्थान में भी 1959 में पंचायती राज का गठन कर दिया गया था, क्योंकि गांव, एक चीज बता दूं, गांव का विकास, भारत में बड़े स्तर पर आबादी रहती है गांव में, गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। इसलिए पंचायत राज की स्थापना पर बल दिया गया है, किसके तहत, नीति निर्देशक तत्वों के तहत। यह बताया गया है कि पंचायत राज का गठन हो, पंचायतों की स्थापना होगी तो गांव का विकास होगा, गांव की सरकार बनेगी। अगला है प्राचीन स्मारक। प्राचीन स्मारक, प्राचीन काल के जो स्मारक हैं, राजा महाराजाओं के जो किले हैं या अन्य जो बावड़ियां हैं, इनकी सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी संपत्ति है, ये हमारी धरोहर है। और बोले इनकी रक्षा का जिम्मा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, व्यक्ति विशेष का तो एक कर्तव्य है कि वो इनकी रक्षा करे, इनकी सार संभाल करे, लेकिन राज्य का नीति निर्देशक तत्व है कि राज्य इनकी सुरक्षा करे, इनके लिए वो समितियां गठित करे जिसके माध्यम से इन प्राचीन स्मारकों की रक्षा हो सके। एक न्याय संबंधी निर्देशक तत्व, न्याय संबंधी निर्देशक तत्व कहने का मतलब यह है कि राज्य को न्याय की भी उचित व्यवस्था करनी चाहिए। मतलब राज्य एक ऐसी व्यवस्था करे जिसे प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध हो सके, मतलब न्याय प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध हो सके, न्याय पर से उन लोगों का विश्वास ना उठे। मालूम है कि न्याय से अगर व्यक्तियों का विश्वास उठ गया तो ये सिस्टम, ये व्यवस्था सारी तहस नहस हो जाएगी। इसलिए राज्य ऐसी व्यवस्था करे जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति का न्याय पर विश्वास हो। प्रत्येक राज्य को या राज्य द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाए कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति कायम कर सके। मतलब ऐसी व्यवस्था बनाए वो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति कायम करे या शांति कायम करने की कोशिश करे। वह सुरक्षा, शांति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति कायम करने की व्यवस्था करे। वह सुरक्षा मतलब राज्य को सुरक्षित रखने का जिम्मा जैसे राज्य है, तो इसमें इस राज्य में शांति रखना और इस राज्य को सुरक्षा प्रदान करना, ये दोनों ही काम सरकार के हैं। और ये नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है। मतलब इस राज्य को शांत और सुरक्षित रखने का काम किसका है, सरकार का है। और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया और इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 में किया गया है। अनुच्छेद 51 में इसका उल्लेख किया गया है, किसका, कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व सुरक्षा की कोशिश करेगा या ऐसे रूल रेगुलेशन बनाएगा या ऐसा सिस्टम तैयार करेगा जिससे कि राज्य में शांति रहे और राज्य सुरक्षित रहे। विद्यार्थियों, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट कल देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।